Dear learners, welcome to another session on partnership accounting. And this is our third and last session dealing with retirement or death of a partner. So in the previous two sessions, we have discussed about calculation of new and gaining ratio, treatment of goodwill, revaluation of assets and liabilities, treatment of accumulated or undivided profit, mode of payments to retiring partner. In today's session, we will discuss about adjustment of capital accounts, and we will also discuss about the accounting treatments that we need to do in case of death of a partner. So first we will look at the adjustment of capital accounts. So the capital accounts are adjusted in three ways. First, when the capital of the new firm is fixed by continuing partners. Second is when the capital of new firm is to remain in new profit sharing ratio. And third, when the continuing partners are required to bring sufficient amount of cash to pay the retiring partner in such a way that the new capital will be in the new profit sharing ratio. So let's look at these three scenarios one by one. First, adjustment of capital accounts when the capital of new firm is to be fixed by continuing partners. In this case, what happens is at times, at the time of retirement of a partner, continuing partners may agree to fix their capital at a certain amount to make it in the profit sharing ratio. This is possible when they feel that the capital structure of the firm should be changed to reflect their actual profit sharing ratio. If such an agreement takes place, then there will be an accounting impact which is as follows. So जब भी एक पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर रिटायर होता है, उसके बाद में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो नई पार्टनरशिप बनी है उस फर्म में हम जो कैपिटल अमाउंट है उसको फिक्स करेंगे और वो जो फिक्स्ड अमाउंट होगा दैट विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिसाइड किया कि जो अब नई पार्टनरशिप फर्म है उसका कैपिटल होगा से 2 लाख रुपीज और 5 पार्टनर थे ए बी सी डी ई रिटायर हो गया. अब ए बी सी और डी ने ये डिसाइड किया कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी टोटल कैपिटल होगी 2 लाख रुपए और वो जो 2 लाख रुपए हैं दैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द 4 कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, that is A, D, C and D, and that 2 lakh rupees would be divided among all the partners in their new profit sharing ratio. So the capital structure यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म का जो टोटल कैपिटल है that will reflect the actual profit sharing ratio. तो जो पार्टनरशिप फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रिफ्लेक्ट करे. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, द स्पेसिफाइड कैपिटल अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि ए बी सी और डी उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो 200,000 का जो हमारा टोटल कैपिटल होगा पार्टनरशिप फर्म का वो सारे पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उसके बाद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल should be restricted to the amount determined in step A. इसमें क्या करेंगे, यहां पे क्या होगा, से फॉर एग्जांपल अगर हम वही एग्जांपल लेते हैं ए बी सी और डी 4 पार्टनर थे और पार्टनरशिप फर्म का जो टोटल कैपिटल है दैट इज ऑफ 200,000 और ये जो 200,000 है ये तीनों पार्टनर्स में चारों पार्टनर्स में 1:1:1:1 के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया. दैट मींस इक्वली डिवाइड किया. तो अब क्या होगा कि सारे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 50,000 ईच.
तो अब हम क्या करेंगे, जो पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस है अकाउंट का, बिकॉज जब पार्टनर रिटायर हुआ तो उस टाइम पे हमने रिवैल्यूएशन भी किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी डाला, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी डाला, गुडविल की भी ट्रीटमेंट की। तो वो सारा करने के बाद क्या होगा, हम सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, और सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के उसका जो नेट बैलेंस है वो हम देखेंगे। तो जो उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा सारे पार्टनर्स का, वो हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे जो अमाउंट हमने हर पार्टनर के लिए जो कैलकुलेट किया है इन स्टेप नंबर 1। और इसके लिए क्या करेंगे, एनी surplus over the adjusted capital is either returned to the partner in cash or transferred to his or her current account. In case of deficiency of capital, continuing partner bring additional money in cash or transferred to current or current account. तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अब ए का भी जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए वो 50,000 होना चाहिए, बी का भी 50,000 होना चाहिए, सी का भी 50,000 होना चाहिए, और डी का भी 50,000 होना चाहिए। लेट्स सपोज कि जब हमने ए का कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया 65,000, जबकि हमें ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना रखना है, 50,000। तो यानी कि 15,000 का यहाँ पे सरप्लस है ए के कैपिटल अकाउंट में। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो 15,000 है, या तो हम ये कैश में रिफंड कर देंगे ए को, और अगर हम रिफंड नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो 15,000 है ये अमाउंट हम ए के करेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो जब हम ए का करेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। तो व्हेन वी आर डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट, दैट मींस वी आर रिड्यूसिंग द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बी का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया वो आया से फॉर एग्जांपल 40,000। अब हमें बी का जो कैपिटल अकाउंट है उसको उसका बैलेंस है 40,000, लेकिन हमें बी का कैपिटल कितना करना है, 50,000। तो अब यहाँ पे बी के पास दो चॉइस हैं, या तो बी 10,000 एडिशनल अमाउंट लेके आए, तो उस केस में हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो करेंगे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी का जब हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है बी के पास वो ये है कि इफ बी इज नॉट एबल टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट इन कैश, जो बी है जो अमाउंट उसको लेके आना था वो नहीं ला पा रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा कि बी का जो कैपिटल अकाउंट है उसको तो हमें क्रेडिट करना ही करना है, बिकॉज उसका बैलेंस हमें 50,000 लेना है। लेकिन अब वो कैश में नहीं लेके आ रहे तो हम कैश या बैंक को तो डेबिट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे उस केस में बी का जो करेंट अकाउंट होगा उसको हम डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बीस करेंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, या अगर वो कैश में लेके आता है तो उसकी एंट्री मैंने आपको बताई दी थी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। So this is how we treat when the capital of the new firm is fixed by the containing partner. Second scenario क्या है, when the capital of new firm is remain in the new profit sharing ratio. अब इस केस में क्या होता है, in certain cases partners may not specify a particular capital and agree to bring balance of their capital account in their profit sharing ratio. In this case, the balance of continuing partners capital account as arrived on the date of retirement of partner will be added to the total and will be distributed between the continuing partners in their new profit sharing ratio. Adjustment of surplus capital or deficiency in this case is also made through cash account or current account. अब यहां पे हम क्या करते हैं, when the capital of new firm is to be remain in the new profit sharing ratio, इस केस में हम एडिशनल अमाउंट या जो पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि balances of containing partners capital account as arrived on the date of the retirement of partner will be added. तो से फॉर एग्जांपल अगर हम वही अपना पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, तो
ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 65,000, बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 40,000, सी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 50,000 और डी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लेट्स अज्यूम 55,000। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है विच इज द बैलेंस ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो जब भी हम इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करके आ जाएगा 2,10,000, 210,000। अब जो ये 210,000 है, इसको हम क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज ऑफ 1:1:1:1। तो दैट मीन्स दिस 210,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द फोर पार्टनर्स विच विल कम टू 52,500 ईच। अब ये जो 52,500 ईच है, ये हमें पता चल गया कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या है। और अगर सरप्लस है तो या तो हम पार्टनर्स को रिफंड कर देंगे या उनके करंट अकाउंट में डाल देंगे, और अगर डेफिसिट है तो हम पार्टनर्स, जो पार्टनर है वो उस डेफिसिट अमाउंट को या तो लेके आ जाएगा या वो जो है अपना करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम। सो दिस इज हाउ the capital account is adjusted in the second scenario. Now, this is the third scenario when the continuing partners are required to bring sufficient amount of cash to pay retiring partner in such a way that their new capital will be in new profit sharing ratio. तो यहाँ पे क्या है इस सिनेरियो में, जैसा हमने अपने सेकेंड सेशन में डिस्कस किया था कि जब भी एक रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया और हमें ये अमाउंट पता है कि पार्टनरशिप फर्म को रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट देना है, तो उसके 5 तरीके थे जिससे कि उस अमाउंट को हम सेटल कर सकते हैं। पहला था कि हम कुछ भी उसको पे ना करें अभी, और उसका पूरा अमाउंट जो है हम वो पार्टनर्स लोन रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें एंड स्टार्ट ट्रीटिंग दैट एज अ एक्सटर्नल लोन और लाइबिलिटी। सेकेंड था कि हम पार्टनर को पूरा का पूरा जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसकी पेमेंट कर दें। तीसरा था कि हम पार्ट पेमेंट करें और जो बैलेंस अमाउंट है उसको रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करें। चौथा था कि हम पार्टनर को जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट देना है उस अमाउंट को पे करने के लिए बैंक से लोन ले लें और लोन के थ्रू उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को सेटल कर दें। और पांचवा और लास्ट था कि हम पार्टनर को कुछ भी पे ना करें, लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर ना करें, उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसको एज इट इज ओपन रहने दें और उसके ऊपर जो भी पार्टनर ऑप्शन चूज करता है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करें। तो ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो थर्ड सिनेरियो है, इसमें दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑप्शन नंबर 2 and 3 ऑफ डीलिंग विद द रिटायर अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। दैट इज कि या तो हम उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दें या उसको हम पार्ट पेमेंट कर दें। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हम पार्टनर को जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो पूरा पे करेंगे। तो जब हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करेंगे तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके ऊपर 2 लाइबिलिटीज आती हैं। पहली लाइबिलिटी ये है कि उनको पार्टनरशिप फर्म में सफिशिएंट फंड रखना है सो दैट कि जो रिटायरिंग पार्टनर के तरफ जो पार्टनरशिप फर्म की पूरी लाइबिलिटी है उसको पे कर सके, प्लस जो नई फर्म जो बन रही है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वन पार्टनर, जो नई फर्म बन रही है उसमें जो कैपिटल है वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो प्रॉफिट इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, गुडविल, ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में है
कैलकुलेट द डेफिशिएंसी ऑफ कैश। अब ये डेफिशिएंसी ऑफ कैश का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म के कैश अकाउंट का या बैंक अकाउंट का एक बैलेंस होगा, और जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है उसको भी हमें एक अमाउंट पे करना है, तो उन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ कैश हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर लेस अवेलेबल कैश बैलेंस। सो से फॉर एग्जांपल, अगर रिटायरिंग पार्टनर को हमारे को देना है 70,000, और जो अवेलेबल कैश है हमारे पास वो है 30,000, तो यानी कि 40,000 जो है दैट विल बी आवर डेफिशिएंसी ऑफ कैश। थर्ड है कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। प्लीज एड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब जो नई पार्टनरशिप फर्म है उसको टोटल कितना कैपिटल चाहिए? अब वो जो कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी निकल के आएगी कि टोटल balance of adjusted capital of continuing partners, which we have calculated in step number 1, and the deficiency of cash, which we have calculated in step number 2. So total capital of new firm is equal to amount calculated in step number 1 plus amount calculated in step number 2. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। New capital of continuing partners is equal to total capital of new firm multiplied by new share of continuing partner, and this will be calculated for each continuing partner individually. तो अब जो टोटल कैपिटल न्यू पार्टनरशिप फर्म की हमने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट की है, उसको हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो न्यू फर्म है उसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर के शेयर का क्या कैपिटल होगा वो हम हर पार्टनर का इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मल्टीप्लाइड बाय न्यू शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। उसके बाद में जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसका कंपैरिजन कर लेंगे हम, जो हमने स्टेप नंबर 4 में अमाउंट कैलकुलेट किया है फॉर ईच ऑफ द पार्टनर, और उसको देखेंगे कि उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ज्यादा है या न्यू पार्टनरशिप फॉर्म में जो उसके कैपिटल का शेयर होना चाहिए वो ज्यादा है। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल अकाउंट का या जो कैपिटल अकाउंट के ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के फर्म में उस पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस न्यू फर्म के कैपिटल न्यू फर्म में जो उसके कैपिटल का शेयर है अगर उससे ज्यादा है तो वो सरप्लस का केस है। तो सरप्लस के केस में या तो हम पार्टनर को कैश में वापस कर देंगे या हम उसके करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और अगर नई पार्टनरशिप फर्म में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का शेयर है या कैपिटल का जो शेयर होना चाहिए वो अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू the closing balance of partners capital account in the old firm, then it is a case of deficit। तो डेफिसिट के केस में या तो पार्टनर कैश में पैसा लेके आएगा, और अगर कैश में पैसा लेके नहीं आता है तो उसके करेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो ये जो थर्ड सिनेरियो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब एग्जांपल क्या है? P, Q, and R are partners sharing profit in ratio of 40:30:30 respectively. After all adjustment on P's retirement with respect to general reserve goodwill revaluation, the balance in their capital account stood at rupees 70,000, 60,000 and 50,000. It was decided that amount payable to P will be brought in by Q and R in such a way so that their capital in proportion to their profit sharing ratio. Calculate the amount to be brought in by Q and R and record necessary journal entries for the same. Also record necessary entry for payment to P. अब यहाँ पे क्या है? P, Q और R 4:3:3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उनके जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो है 70,000, 60,000, 50,000, यानी कि पी को मिलना है 70,000, क्यू का बैलेंस है 60,000, आर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 50,000। अब
इन्होंने ये डिसाइड किया कि पी को जो अमाउंट देना है वो क्यू और आर लेके आएंगे उनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेप नंबर 1, दैट इज कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। दिस इज स्टेप नंबर 1। तो बैलेंस ऑफ क्यूज कैपिटल अकाउंट इज ₹60,000 जो कि हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था। बैलेंस ऑफ आर्स कैपिटल अकाउंट इज ₹50,000 जो अगेन हमारे को कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ था। और अमाउंट पेबल टू पी कितना है? 70,000, क्योंकि हम उसको वही अमाउंट पे करेंगे ना जो उसके कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना हो गया? पुराने पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो प्लस द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। तो ये तीनों का जो टोटल है दैट इज 1,80,000। अच्छा, अब ये जो 1,80,000 है ये दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं वापस से, तो एग्जाम्पल में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है दैट इज क्यू एंड आर इन व्हाट रेशियो दे विल शेयर द प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इट इज एज्यूम्ड कि जो पार्टनर्स हैं दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो अब जो नई पार्टनरशिप फर्म का जो हमारा कैपिटल निकल के आया टोटल 1,80,000, उसको हम क्या करेंगे? क्यू और आर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज हाफ ऑफ 1,80,000। सो क्यूज न्यू कैपिटल इज 90,000, आर का जो न्यू कैपिटल है दैट इज 90,000। तो अब हमने क्या किया? स्टेप नंबर 4 भी कर लिया। दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड द शेयर इन कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन द न्यू फर्म। अब हम कर लेते हैं कंपैरिजन, विच इज स्टेप नंबर 5। अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय क्यू। नई पार्टनरशिप फर्म में क्यू का कैपिटल अकाउंट बैलेंस होना चाहिए 90,000, अभी है एग्जिस्टिंग 60,000। तो दैट मीन्स ही विल हैव टू ब्रॉट इन, सॉरी हियर इज अ टाइपो एरर, ही शुड बी ब्रिंगिंग इन 30,000। और उसी तरीके से जब हमने आर का कैलकुलेशन किया तो आर को जो अमाउंट लेके आना है दैट इज 90,000 माइनस उसका जो कैपिटल अकाउंट है दैट इज कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है विच इज 50,000। सो उसको लेके आना है 40,000। सो दिस इज हाउ द कैपिटल accounts are adjusted when the continuing partners are required to bring sufficient amount of cash to pay retiring partner in such a way that their new capital will be in the new profit sharing ratio. So that's pretty much about retirement of partner. Now let's talk about the second part of this topic, which is death of a partner. तो जब भी पार्टनर की डेथ होती है उस टाइम पे हमें कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं। पहला कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। मैन इज मॉर्टल, ठीक है, और किसी की भी डेथ कभी भी हो सकती है, इट कैन नॉट बी प्री डिसाइडेड। तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए और बिजनेस को आगे कंटिन्यू किया। तो से फॉर एग्जांपल हमने 31 दिसंबर या 31 मार्च को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए और उसके बाद में अगले 2 महीने 3 महीने तक वो हमारा जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई वो पार्टनरशिप फर्म में था। तो जब भी हमारे पुराने अकाउंट्स हमने क्लोज किए 31 मार्च को या ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वहां तक का तो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन जिस डेट को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए और उसके बाद में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करके प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद से लेके जितने दिन तक वो पार्टनर जिंदा था वो पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा था। तो जितने दिन वो जिंदा था उतने दिन का प्रॉफिट उसे मिलेगा। The deceased partner is entitled to receive the profit of his lifetime in the firm. The profit must have been calculated on the closing date of the last accounting year, and the deceased partner must have received a share of the same
profit. The share of deceased partner profit from the closing date of last accounting year to the date of death is to be determined. The deceased partner share of profit can be calculated on any one of the following basis, depending on the agreement among the partners. तो जो डिजीज पार्टनर है या जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसका हम प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करते हैं, और वो कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और सेल्स. तो ये दोनों तरीके हम आगे डिस्कस कर लेंगे इन डिटेल. तो पहला तरीका क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. अब टाइम के बेसिस पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन दिस केस लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इज गिवन on the basis of profit of the period between the date of preparing last final accounts to the date of death is calculated, and a share of this profit is credited to deceased partners capital account. इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन में हमारे को प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ होता है. तो हम क्या करते हैं कि उस प्रॉफिट को, दैट प्रॉफिट इज फॉर द पीरियड ऑफ 12 months, और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है वो करंट अकाउंटिंग पीरियड में कितने टाइम तक पार्टनरशिप फर्म में था या कितने दिनों तक जिंदा था. तो उतने दिनों का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करके डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं. Example, B dies on 31st March 2021 in a partnership of A, B and C, sharing the profit in the ratio of 3:2:1. The profit for the year ending on 31st December 2020 was rupees 24,000. Calculate B's share of profit. अब यहाँ पे क्या हुआ, 31st March 2021 को B की डेथ हो गई, और B जो था वो एक पार्टनरशिप जिसमें A, B और C तीन पार्टनर थे जो प्रॉफिट और लॉस को 3:2:1 के रेशियो में शेयर कर रहे थे, उस पार्टनरशिप में था. जो ईयर 31st December 2020 को मींस प्रीवियस ईयर जो था उसमें इनका प्रॉफिट था 24,000. तो अब हमें बी का शेयर कैलकुलेट करना है. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 वाज रुपीज 24,000. पीरियड बिटवीन लास्ट फाइनल अकाउंट टू द डेट ऑफ डेथ, दैट मींस अगर हमने 31st December 2020 को पार्टनरशिप अकाउंट्स के बुक क्लोज की है तो वहां से लेके और जिस दिन डेथ हुई है उसके बीच का टाइम क्या है. तो 31st December को हमने लास्ट बुक्स क्लोज की थी, तो 31st December 2020 तक का जो भी प्रॉफिट था उसमें बी का जो भी शेयर था वो उसे मिल चुका है. अब हमें उसको शेयर देना है 1st January से लेके 31st March के पीरियड के लिए. तो ये जो पीरियड निकल के आता है, ये पीरियड हमारा निकल के आता है 3 months का. अब हम क्या करेंगे, 3 months प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6,000. अब यहां पे देखो 24,000 जो था वो पूरे साल का प्रॉफिट था. तो जब हम अब हमें निकालना पड़ेगा एक महीने का प्रॉफिट. तो एक महीने का प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया, 24 को 12 से डिवाइड कर दिया, विच कम्स टू 2000. 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6,000. तो 6,000 जो 3 महीने का प्रॉफिट है, और 3 महीने का जो प्रॉफिट है उस 3 महीने के प्रॉफिट में से बी को कितना मिलेगा? बी का जो शेयर है, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2:1 था. तो हम क्या करेंगे, 6,000 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनका टोटल आ रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच कम्स टू 2,000 रुपीज. तो इस केस में जो बी का शेयर इन प्रॉफिट होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, दैट इज कमिंग आउट टू 2,000. इसी में एक और है सिनेरियो, उसमें क्या है कि टाइम के बेसिस पे तो हम कैलकुलेट करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग द प्रॉफिट ऑफ जस्ट 1 year we take the average profit of certain number of years. In certain cases, partners may agree to calculate deceased partner's share of profit on the basis of average profit of certain number of years. In such case, 1 year's profit or average profit is calculated by dividing the total profit by the number of years. On the basis of the average profit, deceased partner's share of life
time during the current accounting year is calculated. तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, पूरी वर्किंग वही है सेम, but instead of considering the profit of just last year, we take the average profit of couple of years, whatever is mentioned in the question. तो यहाँ पे सिर्फ हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करना होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर. अब इसको कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं. A, B and C are partners sharing in the ratio of 5:3:2. They agree to calculate deceased partner's share of profit for his life during the current year on the basis of last 3 years' profit. C dies on 30th April 2014. The profit for the year 2011, 12 and 13 are 20,000, 25,000 and 27,000 respectively. Calculate C's share of profit. यहाँ पे क्या है, A, B और C तीन पार्टनर है, 5:3:2 के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. और पार्टनरशिप डीड में उन्होंने ये एग्री किया था कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो करंट फाइनेंशियल ईयर या करंट अकाउंटिंग पीरियड में जो भी उसका लाइफ टाइम होगा उस पीरियड के लिए हम उसे प्रॉफिट देंगे, और वो जो प्रॉफिट होगा वो लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पे होगा. तो सी की डेथ हुई 30th अप्रैल 2014 को, और जो पिछले 3 साल हैं दैट इज 2011, 12 एंड 13, उसमें जो उसमें जो फर्म का प्रॉफिट था वो था 20,000, 25,000, 27,000 रिस्पेक्टिवली. अब सी का शेयर कैलकुलेट करना है. तो सी का शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स 20,000 प्लस 25,000 प्लस 27,000 कम्स टू 72,000, और इसका एवरेज हम निकालेंगे 3 से डिवाइड करके, बिकॉज हम 3 साल का प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हैं. तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 24,000. और जो सी का जो लाइफ टाइम था दैट वाज ऑफ 4 मंथ्स, बिकॉज 1 जनवरी से लेकर 30th अप्रैल तक था. तो अब हम क्या करेंगे, 24,000 जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है फॉर अगेन फॉर 12 मंथ्स, तो 24,000 को हमने डिवाइड किया 12 से, विच कम्स टू 2,000, और 4 महीने का प्रॉफिट है विच कम्स टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर 4 months वी विल मल्टीप्लाई दैट बाय 4. तो हमारा जो 4 महीने का प्रॉफिट निकल के आया ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years इज कमिंग आउट टू 8,000. और सी का जो शेयर होगा दैट वुड बी 8,000 डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज वो जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5:3:2. सो 5 + 3 8 + 2 10. तो 8,000 divided by 10 multiplied by 2. So that comes out to 1,600. So this is how we calculate the share of disease partner using the average profit method. The second method or the second scenario is on the basis of turnover or sales. So partners sometimes agree to calculate deceased partner's share of profit for his lifetime during the current year on the basis of sales. In such agreement, last year's profit and sale are given together with the sales of current year up to the date of death of partner. The profit is ascertained proportionately and the share of deceased partner is calculated. अब कई बार वो बोलते हैं कि ठीक है भाई, जो हमारे पहले का जो प्रॉफिट है वो हो सकता है कि उस ईयर में हमारी ज्यादा सेल हुई हो या कम सेल हुई हो, तो हम पिछले साल के प्रॉफिट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, हम पिछले साल के सेल्स और प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे पिछले साल का सेल और पिछले साल का प्रॉफिट दिया होता है क्वेश्चन में, और करंट जिस ईयर में पार्टनर की डेथ होती है उस ईयर में जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उस डेट तक का सेल दिया होता है. तो हम पिछले साल के प्रॉफिट क्या प्रॉफिट का रेट था, किस रेट पे प्रॉफिट हुआ था, उस रेट पे करंट ईयर की सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और जो प्रॉफिट निकल के आता है उसमें से हम जो डिजीज पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसका शेयर कैलकुलेट करते हैं. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. X, Y, and Z are partners sharing in the ratio of 4:3:2. X dies on 31st May 2013. The sale and profit during 2012 were 1,20,000 and 15,000 respectively.
The sale up to 31st May in 2013 amounted to rupees 70,000. Calculate X share of profit. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, 4:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. एक्स की डेथ हुई 31 मई 2013 को, और जो 2012 के जो फिगर्स हैं वो हैं, सेल हुई थी 1,20,000 की और उसमें से प्रॉफिट था 15,000. और करंट ईयर में, यानी कि जिस ईयर में एक्स की डेथ हुई है उस ईयर में 31 मई 2013 तक जो सेल हुई है उसका टोटल है 72,000. तो अब हमें एक्स का शेयर कैलकुलेट करना है प्रॉफिट में. कैसे करेंगे? इफ द सेल इज वर्थ रुपीज 1,20,000, प्रॉफिट इज 15,000. तो अगर 1 रुपए की सेल होगी तो कितना होगा प्रॉफिट? 15,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000. इसी तरीके से अगर 72,000 का सेल है तो प्रॉफिट कितना होगा? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 72,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो 9,000 का प्रॉफिट हुआ. दैट मीन्स, सॉरी, 72,000 की अगर सेल है तो उसमें हमें प्रॉफिट हुआ 9,000 का, और 9,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसमें जो ए का सॉरी एक्स का जो शेयर है वो हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, बिकॉज ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका वो है 4:3:2, विच इज 4 + 3 7 + 2 9. तो जो एक्स का शेयर होगा प्रॉफिट में, दैट इज ऑफ रुपीज 4,000. सो दीज आर सम कैलकुलेशंस दैट वी नीड टू डू इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर. सो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. जर्नल एंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, टू क्रेडिट द शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर इन हिज और हर कैपिटल अकाउंट, द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज पास्ड. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. Being approximate share of profit is transferred to disease partners capital account. अब यहाँ पे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट किया है, ना कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. और उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट. तो जब एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्या ये इतना ही प्रॉफिट हुआ है या ज्यादा हुआ है या कम हुआ है. तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट ना करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया है. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन disease partners capital. Interest on capital is allowed if partner agree to allow interest on their capital. In this case, rate of interest is also agreed if the provision of agreement permit interest on opening balance of current year's capital is calculated for the period of his lifetime during the current year. और इस केस में जो जर्नल एंट्री पास होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ डिजीज पार्टनर कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इन सारी चीजों के बारे में हमने इनिशियली भी डिस्कशन किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड होगा अगर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर्स के बीच में ये एग्रीमेंट है कि यस, दे विल प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दैट्स नंबर 1. अगर उन्होंने एग्री किया है कि किस इंटरेस्ट देंगे, तो ऑब्वियसली उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एग्री किया होगा. तो जिस रेट पे, और ये पार्टनरशिप डीड में अगेन एग्री होना चाहिए कि अगर किसी पार्टनर के बीच में डेथ हो जाती है तो उसको भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड, जिस अकाउंटिंग पीरियड में किसी भी पार्टनर की डेथ हुई है, उस अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में उसके जो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा, उस अमाउंट को बेस बना के हम एग्रीड रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. एंड दैट टू अगेन रिमेंबर कि हम पूरे साल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे. हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए प्रोवाइड करेंगे जितने पीरियड के लिए वो पार्टनर जिंदा था. तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, फॉर एनी कैलकुलेशन यू मस्ट कंसिडर the lifetime of the partner, deceased partner, during the current accounting period. दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो.
जब भी आप डेथ ऑफ अ पार्टनर के लिए कोई भी कैलकुलेशन करोगे, चाहे वो प्रॉफिट का हो, शेयर इन प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, तो इन सारे कैलकुलेशंस को करते टाइम आप जितने टाइम तक वो पार्टनर करंट अकाउंटिंग पीरियड में पार्टनरशिप फर्म में था, सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए ये सारे अमाउंट्स आप कैलकुलेट करोगे, ना कि पूरे साल के लिए। कैलकुलेट द डिजीज पार्टनर शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जब हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑर्डिनरी अवेलेबल एट द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट is earned by the joint effort of all the partners and retained to meet the future uncertainties of the business. Partners have been lucky that no mishappening has happened so far and the undivided profit has been retained as yet in the name of profit and loss account, credit balance or reserve account or reserve fund account or general reserve or contingency reserve account, etc. The executors of the deceased partner are entitled to receive a share of accumulated profit and for which the following journal entry will be passed. तो जो भी accumulated profit है, यानी कि undistributed profit है, वो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही है। उस केस में हम क्या करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, और ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे दिस विल बी डन इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नॉट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके ऑपोजिट अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के केस में क्या हो जाएगा, जो जर्नल एंट्री है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस अकाउंट। कैलकुलेट ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर इन गुडविल। The executors of the deceased partner are also entitled to receive the share of goodwill in the firm. Goodwill for this purpose will be valued according to the provisions of partnership deed. तो जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है, एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिजीज पार्टनर मींस डिजीज पार्टनर की जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके जो लीगल हायर हैं या जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या डिजीज पार्टनर या जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका उसके जो उत्तराधिकारी बोल सकते हो आप, या जिनको भी उसका शेयर मिलेगा उसको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं। तो डिजीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है उसको जो पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है उसमें भी हिस्सा मिलना चाहिए, और गुडविल जो है जो गुडविल है पार्टनरशिप फर्म की, वो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनरशिप डीड है उसके जो भी प्रोविजंस है, या पार्टनरशिप डीड में जो भी एग्रीमेंट था कि गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, उस बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे। आउट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, डिजीज पार्टनर शेयर विल बी कैलकुलेटेड एंड डेबिटेड टू सर्वाइविंग partners capital in the gaining ratio and deceased partners capital account will be credited। तो हमने जब रिटायरमेंट वाला सेक्शन पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन केस ऑफ डेथ ऑल्सो वी विल अगेन कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो पार्टनरशिप फर्म की हमने गुडविल का कैलकुलेशन किया, उस गुडविल का कैलकुलेशन करके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल का जो पार्टनरशिप फर्म की जो टोटल गुडविल है उसमें से हम डिजीज पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे, और डिजीज पार्टनर का जो शेयर है वो हम क्रेडिट कर देंगे डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे जो गुडविल का कैलकुलेशन और गुडविल की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो बिल्कुल वैसे ही हमें पास करनी है जैसे कि हम रिटायरमेंट के केस में करते थे। जो एक छोटा सा चेंज होगा वो ये होगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हियर वी विल यूज द टर्म डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री होगी कंटिन्यूइंग और रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डिजीज पार्टनर क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट
वहां पे हमने रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट यूज किया था, उसकी जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे डिजीज पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट. रेस्ट calculation and treatment will remain the same what we did in case of retirement of a partner. This is a format of disease partner capital account, which is more or less same like how we have prepared a retiring partners capital account. So we have discussed all these items in detail. So again, I'm not going to rediscuss it. यहाँ पे सिर्फ आप जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, ये जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे. शेयर इन प्रॉफिट या शेयर इन लॉस जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ जितने टाइम के लिए वो पार्टनरशिप फर्म में था. अगर वो पार्टनरशिप फर्म में 2 महीने के लिए था तो हम उसे सिर्फ 2 महीने के प्रॉफिट में हिस्सा देंगे. 3 महीने के लिए था तो 3 महीने के लिए देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 महीने है तो 2 महीने के लिए देंगे. 3 महीने है तो 3 महीने के लिए देंगे. अगर इसके अलावा पार्टनर्स को कोई सैलरी के लिए एलिजिबल था वो सैलरी देंगे. कमीशन के लिए था तो हम उसको कमीशन देंगे, वॉट एवर द केस में बी. सो दिस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमें करना ही है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस होगा वो भी हम उसको देंगे. तो ये सारे आइटम्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ. लेकिन फिर भी if you have any doubt, any confusion, either you can write your confusion, or you can ask your doubts or questions in the comment section of this video, or you can write to me on the email address which I will share towards the end of this session. So with this, we come to an end of our topic, death or retirement of a partner. Very well, friends. That's all from our side in today's session. Hope you liked the session. If you have liked the session, don't forget to press the like button and do subscribe to our channel. And when you are subscribing, please don't forget to press the bell icon so that you get notified as soon as we post a new video. And yes, of course, don't forget to share it with your friends. But still, if you have any queries, feel free to write us on connecttoletsmaster@gmail.com, and we will see you soon in our next session. Till then, thanks and happy learning.